हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को विदित होगा, पता होगा कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो अमेरिका और इजराइल के आक्रमण में आज मारे गए। और आप थंबनेल देख सकते हैं, थंबनेल है कि क्या शहीद अयतुल्ला खमेनी जो है वो जीवित खमेनी से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। जी हाँ, इसी विषय पे आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरीके से अयतुल्ला खमेनी की शहादत जो है वो मुस्लिम जगत में, मुस्लिम वर्ल्ड में जो है अमेरिका और इजराइल को लेके और ज्यादा हेट्रेड जो है वो फैला सकती है। पर दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 11 मार्च को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि मैं मार्केट में कहां इन्वेस्ट करने वाला हूं। ऐसे टाइम में जब जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब मार्केट हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि इंडिया और वर्ल्ड ओवर नीचे जा रहे हैं एआई के डर से कि एआई किस तरीके से कई इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन क्रिएट कर देगा, ऐसी स्थिति में मैं कहां पैसे लगा रहा हूं मैं आपको इस पेड वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए आप मेरी बातों को फेस वैल्यू पे ना लें और आप अपना रिसर्च भी करें। दोस्तों, यदि आप इस पेड वीडियो को देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे 9860317209 जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आते हैं आज के इस विषय पे। दोस्तों देखिए, ईरान अब सुप्रीम लीडर खमेनी के मारे जाने के बाद में कितनी शक्तिशाली तरीके से अमेरिका और यहूदी राष्ट्र इजराइल का विरोध कर पाता है, यह डिपेंड करता है वहां की सेना के ऊपर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की सेना जो है गल्फ में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। एक हम जरा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि ईरान की सेना, इजराइल की सेना, अमेरिका की सेना ये कहां पे आज की डेट में स्टैंड करती है। देखिए, डिफेंस एक बड़ा ही कॉस्टली अफेयर है। डिफेंस बजट यदि हम इजराइल का देखें तो ये लगभग $46 बिलियन से $50 बिलियन के बीच का है। यही ईरान का जो डिफेंस बजट है, ये इसका आप ये समझ लीजिए कि 1/6 है, यानी लगभग 16-16.5% है इजराइल के बजट का। ईरान का जो डिफेंस बजट है वो मात्र $8 बिलियन के आसपास का है। तो कहां $50 बिलियन के आसपास इजराइल और कहां $8 बिलियन के आसपास में ईरान। परंतु ईरान के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि तेल के बदले में ईरान को चाइना से, रशिया से काफी सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो शायद उसके डिफेंस बजट के नंबर्स में कैप्चर नहीं होते। तो ये किस तरीके के इक्विपमेंट्स ईरान के पास में है, ये आगे की रणनीति ईरान की सेना की तय करेगा, रूपरेखा तय करेगा। अमेरिका की तो बात ही अलग है। अमेरिका का डिफेंस बजट ही लगभग $1 ट्रिलियन का है, $1 ट्रिलियन। दोस्तों, अगर एक डॉलर 90 रुपए के बराबर है तो आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि 9,000 करोड़ जो है वो $1 बिलियन होता है। इस तरीके से जो ईरान का डिफेंस बजट है वो $8 बिलियन मैंने आपको बताया, तो ये लगभग होता है 72,000 करोड़। और मैंने इजराइल का बताया आपको कि $50 बिलियन के आसपास में है, तो ये लगभग आप समझ लीजिए $100 बिलियन, 9 लाख करोड़ होगा। तो उसका आधा यानी 4.5 लाख करोड़ के आसपास में इजराइल का बजट है, डिफेंस बजट है। तो इजराइल देखा जाए तो तकनीकी रूप से, धन के मामले में और रिसोर्सेस के मामले में काफी ज्यादा सशक्त है ईरान से। और साथ ही उसके पास में मोसाद जैसी एक लीगल स्पाई जो है वो एजेंसी है। तो आगे आने वाले दिन जो है वो बेसिकली एक बात आप समझ लीजिए, आगे आने वाले दिनों के लिए इजराइल और अमेरिका के लिए ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो है ईरान द्वारा वो ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा, परंतु जो असिमेट्रिक वॉर है, असिमेट्रिक वॉरफेयर में मेन मायने रखता है कि आपके एवज में आपके प्रॉक्सीज कैसे लड़ रहे हैं, आपकी स्पाई एजेंसीज जो है वो कैसा काम कर रही हैं। जब मैं ईरान के प्रॉक्सी की बात करता हूं तो इसका अर्थ हुआ यमन में आपको मालूम है हुदीज ईरान के बनाए हुए हैं, आपको मालूम है लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से ईरान समर्थित है, आपको पता है कि फिलिस्तीन में हमास कंप्लीटली ईरान फंडेड है। और ये सारे के सारे, चाहे हमास हो, चाहे हुतीज हो, चाहे आपका हिजबुल्लाह हो,
ये सारे के सारे जो है वो खामेनी जी के, आप कह लीजिए कि मतलब उनके संरक्षण में ही इनका संवर्धन हुआ है, ये पले पुसे हैं, बड़े हुए हैं। तो ये अपने सुप्रीम, ये भी इनको सुप्रीम लीडर मानते थे, तो अपने सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद जो है ये हाथ पे हाथ तो धरे हुए नहीं रहेंगे। तो ये जो असिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, यही आगे जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए सरदर्दी का कारण बन सकता है। और यहीं पे अमेरिका और इजराइल की सेना से ज्यादा वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे अमेरिका की CIA हुआ या इजराइल की मोसाड हुआ, इनकी भूमिका बढ़ जाती है। तो आगे आने वाला वक्त जो है वो ये बताएगा कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर के अलावा ईरान जो है वो असिमेट्रिक वॉरफेयर में किस हद तक इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरे ख्याल से ये असिमेट्रिक एस्केलेशन जो है, ये एस्केलेशन वॉरफेयर इन द फॉर्म ऑफ असिमेट्रिक वॉर, ये जो है ये तय करेगा कि किस हद तक अमेरिका और इजराइल को आने वाले दिनों में डैमेज पहुंचेगा। वेनेजुएला में तो इन्होंने, अमेरिका ने रातों रात, हमने देखा कि वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, मदारो को, और जो उनकी उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रॉड्रिगेज, हमने देखा कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ में लिप्त थी। वेनेजुएलन सरकार के साथ में वहां की सेना ने भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया, उल्टा मदारो के लिए क्यूबन सैनिक फाइट करते हुए मारे गए। ऐसा बताया जाता है कि 150 से 200 क्यूबन सैनिक जो हैं वो मारे गए मदारो को बचाते हुए। बट वेनेजुएलन आर्मी को कितनी क्षति हुई इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं है। तो क्या ईरान के साथ में भी ऐसा ही है कि ईरान के अंदर ही भीतराघात बहुत जम के हुआ है? ये कैसे अमेरिका और इजराइल को 24 घंटे के अंदर पता चल गया कि खमैनी साहब जो हैं वो कहां पे हैं और उनके ऊपर में अटैक किया गया? ये कहीं अंदर से भीतराघात तो नहीं हुआ है? कहीं ये वॉर जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर में छेड़ा है, कहीं ये बैटल ऑफ पलासी तो साबित नहीं होगा? कहीं मीर जाफर टाइप जो है वो ईरान जो है वो कहीं मीर जाफर जैसे लोगों से भरा तो नहीं पड़ा हुआ है जो अंदर ही अंदर जो है वो जानकारी दे रहे हैं? हमने देखा है कि पहले भी ईरान के राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने आके बताया था कि किस तरीके से मोसाद के एजेंट्स के खात्मे के लिए ईरान ने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई थी। उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो प्रधान थे, जो टॉप स्पाई थे, उनके साथ साथ और 20 स्पाई को इजराइल ने तोड़ लिया और कुछ चांदी के सिक्कों के लिए, कुछ लाख डॉलर्स के लिए ये लोग बिक गए और इन्होंने देश के साथ में जो है वो प्रतिघात किया, विश्वासघात किया। और जिसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर इनके जितने भी इंस्टॉलेशंस थे उनको ऑलरेडी जुलाई में पिछले साल तहस नहस कर दिया इजराइल और अमेरिका ने, और एक एक करके उनके आर्मी कमांडर्स को मार गिराया। और अब पता चल रहा है कि सुप्रीम कमांडर खमैनी भी नहीं रहे। तो क्या ये ईरान के अंदर से ही एक ऐसी आवाज बुलंद हो रही थी कि भाई हमें सत्ता परिवर्तन की जरूरत है? यदि ये आवाज ईरान के अंदर से बुलंद हो रही है तो दोस्तों आने वाले दिनों में फिर ईरान भी वेनेजुएला की तरह हो जाएगा, इसके भी आक्रमण कुंद हो जाएंगे। और यहां भी हम देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रतिशोध या प्रतिरोध जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज हमने देखा कि विश्व भर में अच्छे अच्छे बड़े शहरों में, भारत से लेकर लंदन तक, न्यूयॉर्क तक, हर स्ट्रीट में जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ट्रंप और नेतन्याहू की मनमानी और जिस तरीके से खमैनी का खात्मा किया गया है उसके विरोध में सड़कों पे उतर आए हैं। परंतु ये विरोध कितने दिन तक जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये विरोध कितना सशक्त होगा, ये भी जो है ये आगे की भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स को जो है वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा कि विश्व की राजनीति किस तरफ जा रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइना, जो कि भारी मात्रा में ईरान से तेल लेता था, चाइना कुछ खुल के खमैनी जी का प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। ये चाइना ने विलिंगली किया कि चाइना कर रहा था, परंतु उसके अस्त्र शस्त्र और टेक्नोलॉजी अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर साबित हुए। इस चीज का अभी तक हमें कुछ अंदेशा मिला नहीं है। दोस्तों, यदि चाइना और रशिया खुल के ईरान के साथ नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष के बदले परोक्ष रूप से पीछे से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं और हथियार देते हैं, अस्त्र शस्त्र देते हैं, यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट देते हैं ईरान को, तो कुछ हद तक हो सकता है कि ईरान जो है वो कुछ रेजिस्टेंस कर पाए।
परंतु यदि रशिया को यूक्रेन में उलझा के रख देंगे और चाइना की घेराबंदी चारों तरफ से करके रख दे इकोनॉमिकली, टैरिफ वाइज, तो फिर ये लगता है कि ईरान को भी सरेंडर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि जिस तरीके से ईरान जो है वहां पे हम प्रदर्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देख रहे हैं, जिस तरीके से क्रोध देख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है ये हो सकता है लंबा खिंच जाए। और लंबा खिंचेगा किस फॉर्म में? असिमेट्रिक वॉरफेयर, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, जहां पे स्पाई ड्रोन्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, जहां पे आपके स्पाई एजेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, जहां पे आपकी प्रॉक्सी आर्मी जो आपने हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस के रूप में जो खड़ी की है वो काम करेगा। ये कितने सशक्त होते हैं आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के स्ट्रैटेजिस्ट, इजराइल के स्ट्रैटेजिस्ट ने पहले ये ध्यान में रखा था, उनको पता था कि असिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान कर सकता है, इसीलिए ईरान पे डायरेक्ट अटैक करने के पहले इन्होंने हमास का खात्मा किया, हुदीस के ऊपर में यमन में टाइम टू टाइम अटैक किया, और हिजबुल्लाह को भी लेबनान में काफी कमजोर जो है वो मोसाद ने और इजराइल की सेना ने कर दिया है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये हमें देखना होगा कि चाइना कितना खुल के, रशिया कितना खुल के ईरान के साथ में आता है। सुनने में ऐसा आया है कि चाइना जो है वो अपनी CM-302 मिसाइल जो है, बहुत ही कह लीजिए कि ये शक्तिशाली मिसाइल है, और जो युद्धपोत है वहां पे USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन, जो गल्फ की दो खाड़ियों में जो युद्धपोत जो दो खड़े हुए हैं आज की डेट में, जिसमें 40-40 फाइटर जेट्स जो है वो लगे हुए हैं, इन युद्धपोतों को, या आप ये कह लीजिए कि इन अमेरिका के जो मेन इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर में अटैक करने के लिए CM-302 मिसाइल्स का यूज हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। परंतु ये अभी तक चाइना ने ईरान को सप्लाई किया है, नहीं किया है, दिया है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं मिल रही है। ईरान के पास में खुद के पास में मिसाइल है, शाहीन ग्रेड की मिसाइल है, आपको मालूम है 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है शाहीन की। तो शाहीन मिसाइल जो है उसका ईरान इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है वो भी देखना होगा। और हमें यह देखना होगा कि क्या अमेरिका और इजराइल सिर्फ एरियल वॉरफेयर ही करेंगे कि ये अपनी आर्मी को भी उतारेंगे ईरान के लैंड में। जहां तक मैं ट्रंप की राजनीति को समझता हूं, जहां तक मैं मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नेताओं को समझता हूं, मुझे लगता है कि ये लोग आर्मी को नहीं उतारेंगे। मिनिमम अमेरिकन डैमेज के साथ में ये ईरान के साथ में ये युद्ध जीतने का प्रयास करेंगे, और किसी भी तरीके से रजा पहलवी, जो पुराने ईरान के जो शासक थे 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले, उनके जो पुत्र हैं शाह के, रजा पहलवी, इनको वापस से हो सकता है कि सत्ता में स्थापित करने का प्रयास करें। रजा पहलवी की, यानी इनके जो पिताजी थे, इनको बैठाने में बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का था। 1953 में मुसादेह की सरकार, डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार जो है उसको इन लोगों ने गिरा दिया था, CIA ने। और उस सरकार को गिराने के बाद में शाह ऑफ ईरान जो है वो सत्ता पे काबिज हुए 1953 में। परंतु शाह ऑफ ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था सेवक, SEVAK, इस सेवक ने इतना ज्यादा, आप कह लीजिए कि अस्थिरता पैदा कर दी थी, और इतने बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ के जो है मार डाला था कि लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा क्रोध था, प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हुई थी शाह के खिलाफ। और इसलिए इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो 1979 में हुआ, जिसके कारण शाह जो है वो ईरान छोड़ के भागे। और अब देखने में आ रहा है कि शाह के सुपुत्र जो है रजा पहलवी, वो वापस से ईरान की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इजराइल और अमेरिका उनको ईरान की कमान देना चाहता है। तो आने वाले दिन दोस्तों बड़े दिलचस्प रहेंगे, और हमें ये देखना होगा कि इसमें अमेरिका, इजराइल, पहली चीज क्या अपनी आर्मी उतारता है, एरियल वॉरफेयर के अलावा वो आर्मी का भी सहयोग लेता है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि चाइना प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है कि परोक्ष रूप से ही सिर्फ इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट द्वारा ईरान की मदद करता रहेगा। और तीसरा हमको ये चीज देखना है कि ईरान के अंदर से जो शाह के खिलाफ, शाह बोल रहा हूं, खुमैनी के सत्ता के खिलाफ जो आवाजें बुलंद हो रही थी,
उन आवाजों में कितनी ताकत है? क्या ये पूरी तरीके से जो अभी की सरकार है इससे पावर स्नैच करने की स्थिति में है कि नहीं है? यदि ये स्नैच कर लेते हैं पावर तो फिर ईरान की ताकत कुंद हो जाएगी। परंतु जो अभी का एग्जिस्टिंग जो ब्यूरोक्रेसी है और एग्जिस्टिंग आर्मी है, यही यदि सत्ता में रहती है और एक दूसरे सुप्रीम लीडर बन के आ जाते हैं खमैनी के बाद में, तो हो सकता है कि ईरान जो है वो असिमेट्रिक वॉरफेयर में वॉर को और ज्यादा एस्केलेट करेगा और बढ़ाएगा, और हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।